जब एक औरत ठान ले कि उसे ऊपर उठना है तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका शरीर। रीमा ने सोचा था कि सामने वाला चाहे कैसा भी दिखता हो, भले ही वो बदसूरत मेंढक जैसा राजकुमार क्यों न हो, लेकिन असल में वो असली खानदानी राजघराने का वारिस था। रीमा की प्लानिंग थी कि धीरे धीरे अपने तरीके से उसे काबू में कर ले, लेकिन राजकुमार निकला बड़ा ही उतावला। उसकी अचानक की हुई हरकत से रीमा इतनी घबरा गई कि वहाँ से भाग खड़ी हुई। हालांकि रीमा का मैदान जंग का अच्छा खासा अनुभव था, मगर अब तक उसने सिर्फ औरतों के साथ ही मुकाबला किया था। पहली बार किसी मर्द के सामने आते ही उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने मौका खो दिया। उसने सोचा कि अब अपनी तरफ से सब ठीक करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे, लेकिन तभी उसने देखा कि एक विधवा उसी राजकुमार के कमरे से निकल रही है। पता चला कि ये विधवा हर महीने कई बार उसके पास आती है। रीमा ने अपना रूप बदलकर गरीब बस्ती तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसके घर पहुंच गई। पैसों के लालच में उस औरत ने अपने सारे हुनर रीमा को सिखा दिए। यही रीमा को असली सच्चाई का अंदाजा हुआ। राजकुमार भले ही रूखा सूखा और उतावला था, मगर असल में उसे मर्द औरत के रिश्तों की समझ नहीं थी। वो औरत सिर्फ मेहनत करने वाले अपने हाथों से ही अच्छी खासी कमाई कर लेती थी। ये सुनकर रीमा की आंखें खुल गई। उसने तुरंत एक नई चाल सोच ली और फिर महल के अंदर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई देने वाली थी। जल्द ही ये खबर राजकुमार की मां तक पहुंच गई। उसे पता चला कि उसका नासमझ बेटा एक नन के साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा था। सुनकर महारानी सरोज तो सिर पकड़ बैठी। उन्हें लगा मानो उनके घर पर ही अपशकुन आ गया हो। उधर रीमा तो बेहद खुश थी। उसी रात उसने छोटे साहब को अपने कमरे में बुला भी लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। हालात देखकर छोटा साहब फौरन बिस्तर के नीचे छिप गया और इस तरह बड़ी मुश्किल से बच निकला। दरअसल सरोज रीमा से बात करने आई थी। उनका मकसद था उसे अपने बेटे से शादी के लिए मनाना, क्योंकि उस लड़के की हरकतें अब पूरे खानदान की बदनामी का कारण बन रही थी, ताकि लोग और बातें न बनाए। उन्होंने चाहा कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। शुरू में ऐसा लगा कि रीमा इनकार कर देगी, इसलिए सरोज ने उसे एक रात का समय सोचने के लिए दिया, लेकिन रीमा ने जाते जाते उन्हें रोक लिया और बड़ी सहजता से हामी भर दी। उसने खुद को ऊंचा दिखाते हुए कहा, अगर मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो कौन लेगा। ये सुनते ही सरोज की आंखों से आंसू निकल आए। वो इतनी भावुक हो गई कि उसी वक्त तय कर लिया अगले दिन ही शादी होगी। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि वे खुद इस रस्म में शामिल नहीं होंगी। शादी का स्थान एक छोटे से चर्च में और समय आधी रात तय किया गया। इससे साफ था कि महारानी सरोज को अपने ही बेटे से कितनी नफरत थी। उन्होंने रीमा को सख्त चेतावनी भी दी कि वो कभी मां न बने, क्योंकि उन्हें अपने खानदान में कोई और अजीब संतान नहीं चाहिए थी। ऊपर से रीमा ने हामी भर दी, लेकिन उसके दिमाग में पहले ही एक खतरनाक योजना तैयार हो चुकी थी। अपनी चाल सफल होते देख वो इतनी खुश हुई कि नाच उठी, मगर उसकी हरकतें बिल्कुल मेंढक जैसी लग रही थी। इसके बाद वो चुपचाप महल के बूढ़े मैनेजर मोहन के कमरे में पहुंची और खुद को उसके हवाले कर दिया। उसका मकसद था उधार की कोख से बच्चा पाने का, लेकिन बदकिस्मती से ये सब महल के ड्राइवर रवि ने खिड़की से देख लिया। रवि तो वैसे भी उसका जुनूनी दीवाना था, और जब उसने देखा कि रीमा ने उसे छोड़कर एक बूढ़े आदमी को चुना तो उसकी ईगो पूरी तरह टूट गई। अगले दिन उसने सरोज के नाम का सहारा लेकर रीमा को बाजार भेजने का बहाना बनाया और गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन कुछ ही देर में रीमा को रास्ते का बदलना समझ आ गया। उधर रवि की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कुछ भी समझाने की बजाय वही गाड़ी रोकी और पिछली रात का मंजर ताना बनाकर सुना डाला कि उसे बूढ़े मर्द ज्यादा भाते हैं। रीमा भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने रवि को ताना मारा कि वो कायर है, जंग के मैदान में भाग गया था और ऊपर से दूसरों की पत्नियों के साथ संबंध रखता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई खत्म होने के बाद रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और धमकी दी कि वो सब सच महारानी सरोज को बताने जाएगा। ये सुनकर रीमा घबरा गई, आंसू बहाकर उससे मिन्नतें करने लगी कि ऐसा न करे। उसने कहा कि असल में वो उसी से मोहब्बत करती है, लेकिन रवि ने उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया। अब रीमा की नजरें खतरनाक हो गई। उसने देखा कि चारों ओर सुनसान इलाका है। अचानक उसने झटके से स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी बेकाबू होकर पलटी और जोरदार धमाके के साथ धूल का गुबार उड़ गया। कुछ देर बाद धुएं से भरी गाड़ी में से रीमा घायल हालत में रेंगते हुए बाहर निकली। उसके जिस्म पर चोटें थी, मगर वो जिंदा थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे रवि की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उसे देखते ही रीमा की आंखों से आंसू बन निकले, पर ये आंसू पछतावे के थे या डर के, ये समझ पाना मुश्किल था। इतना तय था कि ये उसका पहला खून नहीं था और नहीं आखिरी। रीमा ने जब दुल्हन का सफेद लिबास पहना तो वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसकी चमक के पीछे छिपा था खून से सना सच। उधर राजकुमार भी नए शाही कपड़ों में तैयार हुआ। गंजे पादरी की जल्दबाजी भरी दुआओं के बीच दोनों का विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार अपनी दुल्हन को देखकर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं था कि यही उसकी बर्बादी की शुरुआत है। माँ सरोज ने बेटे की नासमझी को देखते हुए खासतौर पर 2 अलग-अलग बिस्तरों की व्यवस्था करवाई थी, ताकि रीमा कभी गर्भवती न हो। मगर ये सब बेकार था, क्योंकि उसके बेटे को असल रिश्तों की समझ ही नहीं थी। रीमा ने ऊपर से तो उसकी चाहत को शांत किया, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। वो गुपचुप तरीके से बुजुर्ग मैनेजर मोहन के पास जाती रही, साथ ही छोटे साहब को भी नजरअंदाज नहीं किया। दिन बीतते गए और आखिरकार रीमा का पेट दिखाई देने लगा। मासूम राजकुमार सोच रहा था कि वो पिता बनने वाला है, लेकिन सरोज के सामने ये राज कैसे छिपेगा, यही रीमा की सबसे बड़ी चिंता थी। इसी बीच किस्मत ने उसके लिए रास्ता बना दिया। युद्ध खत्म होने के बाद लौटे सैनिकों के साथ एक संक्रामक बीमारी भी आई और सरोज उसी की चपेट में आ गई। मौका देखकर रीमा ने उनके पूरे खानदान पर नियंत्रण करने के लिए उनकी देखभाल और खानपान की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। शुरुआत में रीमा के मन में सरोज को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही सरोज ने उसके उभरे हुए पेट को देखा, उसने जबरदस्ती कपड़े उठवाकर सच्चाई की पुष्टि की। गर्भवती होने का पता चलते ही सरोज ने उसे गालियां दी और सख्त हुक्म सुनाया, बच्चा गिरा दो वरना
महल से निकाल दूंगी। मजबूरी में रीमा ने हाथों भर दी, मगर अंदर ही अंदर उसने सरोज को खत्म करने का फैसला कर लिया। बचपन के पहाड़ी अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उसने जगह जगह से जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी की और किताबों से सीखी हुई तरकीबों से उन्हें खाने पीने की चीजों में मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सरोज का शरीर कमजोर पड़ने लगा और उन्हें भी महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार एक दिन दोनों के बीच खुलकर बातचीत हुई। सरोज को मानसिक तौर पर गहरी राहत मिली और उसी सुकून के बीच उसने खुद रीमा से कॉफी मांगी। रीमा जानती थी कि ये जहर से भरा आखिरी प्याला है, मगर सरोज ने बिना हिचकिचाए उसे पी लिया। उसकी मौत के बाद पूरे घर में काले कपड़े पहनकर शोक मनाया गया। ज्यादातर लोग चुपचाप खड़े रहे, मगर छोटी आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। सरोज उसकी नानी थी जिसने बचपन से उसे अपने हाथों से पाला था। उसकी अच्छाई बुराई को अलग रखते, लेकिन छोटी आर्या के लिए नानी सरोज माँ से भी बढ़कर थी। इसलिए उनके जाने के बाद आर्या को लगा कि अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। रीमा ने उसे दिलासा दिया, हम अकेले नहीं हैं। उसने आर्या का हाथ अपने पेट पर रखा। अंदर से बच्चे की हलचल महसूस होते ही आर्या चौंक गई और झटके से उसे धक्का दे दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। आंसुओं के साथ वो भाग गई और रीमा का चेहरा भी भारी हो गया। उसके बाद रीमा मैनेजर मोहन के घर पहुंची, जहां उसने उसकी युद्ध से लौटे बेटे और दिवंगत पत्नी की तस्वीरें देखी। तभी उसे समझ आया कि मोहन का तो पहले से ही घर परिवार है। ये जानकर रीमा गहरी निराशा में डूब गई। मोहन ने भी साफ कर दिया कि अब वो उससे कोई नाता नहीं रखना चाहता। खासकर जब उसे पता चला कि रीमा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसने तुरंत किनारा कर लिया। वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी इस गंदी हरकत के बारे में कभी जाने। घर लौटकर रीमा टूटी हुई थी। उसने सोचा था कि मोहन से बच्चा पाकर अपने बाप जैसी मोहब्बत की कमी पूरी कर लेगी, लेकिन आखिर में वही इंसान सचमुच बाप की तरह निकला जिनसे उसे हमेशा चोट ही मिली। सच कहें तो मोहन की हरकत किसी निकृष्ट इंसान से कम नहीं थी। सालों तक मोहन ने अपनी बेटी आर्या की कभी परवाह नहीं की और अब जब रीमा के पेट में पल रहे बच्चे की बारी आई, तब भी उसने उससे नाता तोड़ने की ही जल्दी की। शायद अपनी बेरमी का एहसास होने पर ही उसने रीमा का साथ देने का नाटक किया और सरोज के खानदान की देखरेख अपने हाथ में ले ली। मैनेजर होने के नाते और इस वजह से भी कि वारिस राजकुमार नासमझ था, रीमा पत्नी होने के नाते बिना रुकावट सब कुछ संभाल बैठी। जल्द ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब चाहती तो वो आराम से रईसों जैसी जिंदगी गुजार सकती थी, मगर उसके दिल में बचपन की अधूरी ख्वाहिश अब भी चुभ रही थी। जब रीमा 9 साल की थी, उसके पिता ने उसे कटनिया ले जाने का वादा किया था और वहाँ की रौनक का सपना दिखाया था। वही सपना उसके मन में सालों से एक टीज बनकर बैठा था। इसलिए उसने पहली बार राजकुमार को सीढ़ियां उतरवाकर बाहर की दुनिया दिखाई। रीमा की देखरेख में वो थोड़ा सामान्य बातचीत करना भी सीख गया था, लेकिन उसे छोड़कर जाते समय रीमा को ये चिंता थी कि उसकी दबाई हुई इच्छाओं को कौन संभालेगा। इसलिए उसने उसके लिए एक पेशेवर साथी का इंतजाम कर दिया। इसके बाद उसने आर्या को भी भावनात्मक सहारा दिया और फिर अपने बच्चे को साथ लेकर दोनों कटनिया के लिए रवाना हो गई। वहाँ पहुँचने पर ब्रांडी खानदान के रिश्तेदारों ने दोनों का स्वागत तो किया, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ छोटे वारिस पर ही टिकी रही। असली नायिका सीता को कोई भाव ही नहीं मिला। शायद उसकी मामूली हैसियत की वजह से कोई उसके पास तक आना नहीं चाहता था। जब सब लोग वारिस को महल तक छोड़ाए, तभी सीता का असली गुस्सा सामने आया। नाराज होकर वो वहाँ से भाग निकली, लेकिन जिसने कभी शहर की गलियां नहीं देखी, वो इस रौनक और भीड़ में खोसी गई। घबराहट तब तक रही जब तक वो गरीबों के इलाके में नहीं पहुंची। वहाँ आकर जैसे उसे थोड़ी राहत मिली, ऐसा लगा मानो ये जगह ही उसका असली ठिकाना हो। फिर अचानक अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए उसके सामने समुद्र खुल गया। चमचमाते शहर के बीचों बीच अचानक ये अथाह समंदर, मानो हकीकत और ख्वाब का मेल हो। उस पल वो जोर जोर से हंस पड़ी। जिन्होंने असली फिल्म देखी है वो जानते हैं उसकी हंसी अक्सर किसी अनहोनी की आहट होती है। बचपन में जब माँ ने उसे पीटा वो हंसी, और उसी वक्त माँ आग में जलकर मर गई। जब राजकुमारी ब्रांडी ने उसे मजबूर किया बच्चे की हड्डियां तोड़ने पर, तब भी वो हंसी थी। और उसके बाद फिर से मौत आई। इसके बाद ब्रांडी की मौत हो जाती है और उसी पल ठुकराई गई सीता सामने आती है। ये साफ इशारा था कि कुलीनों की दुनिया अब अशांत होने वाली है। खून खराबे और साजिशों का दौर शुरू होने वाला है। यहीं पर आनंद की कला का पहला सीजन खत्म होता है, लेकिन असल कहानी में ये तो बस सीता की नई शुरुआत है। अफसोस आगे की घटनाएं और भी अंधेरी है, जहाँ वो धीरे धीरे सबकी नफरत का चेहरा बन जाती है। शायद इसी वजह से इस मोड़ पर खत्म करना एक बेहतर अंत माना जा सकता है। मैंने कई जगह देखा है कि लोग आखिर में उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर सच कहूँ तो मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। अब ये आप दर्शकों पर है, क्या सीता वाकई माफी की हकदार है या नहीं।